नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। प्राचीन योग सिद्धांत इस विषय पे काम करता था कि शरीर का अपना एक ताना बाना सिस्टम है। अगर हम उसको ठीक ठीक समझ जाएं तो हमारा शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार हैं तो हम उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, उसमें थोड़ी फेरबदल करके, बेहतरी करके। और इन तमाम चीजों पर दो जो कॉन्सेप्ट है कि प्राण और शरीर का नेचुरल अलाइनमेंट, यानी हम कैसे उठते बैठते हैं, उससे हमारा प्राण का जो लेवल है वो दबता है, प्रेशर में आता है, और उससे प्राण का जो कार्य है वो बाधित होता है, और कार्य के बाधित होने से बीमारी आती है। तो इसीलिए शरीर का अलाइनमेंट, यानी एक सीध में शरीर को रखना, और प्राण कैसे उससे झंकृत होता है या डिस्टर्ब होता है, उसको आज इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से आखिरी तक सुनिएगा। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 5 मुख्य प्राण हैं, जिसकी हम चर्चा पहले करते हैं। विषय को जितना समझेंगे उतना आपको लाभ होगा। हम 5 प्राणों को यहाँ दिखाने जा रहे हैं। योग संजीवनी पुस्तक में इसकी डिटेल में चर्चा है कि सबसे नीचे अपान वायु है, उससे ऊपर समान है, और उससे ऊपर प्राण है, फिर उदान है। कंठ प्रदेश में व्यान हमारे शरीर के चारों तरफ एक वर्तुल में घूमते रहता है। ठीक है, तो ये 5 मुख्य प्राण हैं और पांचों के अलग अलग कार्य हैं। आज हम 2 प्राणों की चर्चा करने जा रहे हैं कि छाती और नाभि के नीचे, यानी हमारा अपान और प्राण, इसको अगर हमने बहुत नजदीक नहीं आने दिया, यानी इसके बीच की पर्याप्त दूरी रखी अलाइनमेंट से, तो कई सारे हमारी बीमारियां ठीक हो सकती है, या हमको भविष्य में बीमारियां नहीं हो सकती है। हर प्राण का अपना अपना कार्य है। जैसे अपान वायु का क्या कार्य है कि अपान वायु जितने चीज भी हम लोग उत्सर्जित करते हैं, जैसे मल मूत्र वीर्य, पीरियड के समय बच्चे का जन्म और उसका गर्भधारण, सेक्स की से रिलेटेड एक्टिविटी, ये सब अपान वायु। उससे ऊपर जो समान वायु है वो पाचन है, लीवर का तंत्र है, पेनक्रियाज का तंत्र है, आंतों का तंत्र, स्टमक का तंत्र, इसको कंट्रोल करता है। संक्षिप्त में मैं थोड़ा बता रहा हूं, जानता हूं कि आप लोग के पास सही चीजों को जानने का कम समय रहता है। और उसके बाद प्राण, इसका कार्य क्या है? हार्ट को, लंग्स को व्यवस्थित रखना, हमारी जो सांस लेने की पद्धति है उस पर कंट्रोल करना, और हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, यानी जो रोग से लड़ने की हमारी क्षमता टी सेल के रूप में जनरेट होता है, उसको कंट्रोल करना। यानी आप इन 3 प्राणों को व्यवस्थित रखते हैं तो हम बहुत बीमारियों को ठीक रख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके उलट इन प्राणों का गला घोटते हैं। कैसे? जैसे हमारा पोस्चर गलत हो जाए, जिसको मैंने कहा कि बॉडी का मिस अलाइनमेंट। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं या दैनिक जीवन में इस तरह से बैठे रहते हैं, तो आप देखिए जैसे मैं इस तरह से बैठ रहा हूं, मेरा हार्ट, लंग्स, पेट और अपान का एरिया दब रहा है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो पहले की तुलना में क्या हो रहा है कि हम ज्यादा समय बैठे रहते हैं, चाहे हमें ऑफिस में बैठना हो, या यात्रा में कार या बस ट्रेन में बैठना हो, या फ्लाइट में बैठना हो, या घर में आकर के टीवी पे बैठना हो, खाना खाने के समय मैच पे बैठना हो। हर जगह हमको टेबल कुर्सी मिल जाता है और हम बैठे रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप 2 मिनट खड़े रखिए, वो बेचैन होने लगता है और बैठने के लिए कुर्सियों को ताकने लगता है। इस तरह से हम अपने प्राणों को व्यवस्थित नहीं, जब हम बैठते हैं, क्योंकि लगातार बैठते हैं, तो हमारा लोअर बैक मसल ग्रेविटी के कारण ये एरिया ज्यादा नीचे आता है और हम थक जाते हैं। जैसे हम थक जाते हैं, हमारा बैक इस तरह से टेढ़ा होने लगता है। क्यों टेढ़ा होता है, इसको समझने के लिए इस एक वीडियो में मैं बहुत कम समय लिए बहुत बारीक बात आपको समझा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बैठने का नेचुरल पोजीशन है, उसमें हमारा घुटना ग्रेविटी यानी धरती से थोड़ा ऊपर होता है और हिप नीचे होता है। हर व्यक्ति का हिप का एरिया भारी होता है और घुटना जो होता है वो ऊंचा उठा रहता है। तो वाजिब तौर पे जिधर भार है, ग्रेविटी उधर ज्यादा काम करेगी, और लगातार ग्रेविटी जब इधर भार को खींचेगा तो हमारा बैक इस तरह से टेढ़ा होगा, और जैसे बैक टेढ़ा होगा हमारा अपान समान और
और प्राण, ये तीनों वायु एक जगह नजदीक पे आ जाएगा। तो एक जो नेचुरल डिस्टेंस है उससे हमें परेशानी शुरू हो जाती है, जैसे गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, अपचन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। और शास्त्र में भी कहा गया है कि ये दो प्राण अपान समायुक्तम, फिर से ध्यान रखिएगा, प्राण अपान समायुक्तम, यानी इक्वल में जब वो बैलेंस में रहता है, यानी ठीक ठीक डिस्टेंस को मेंटेन करता है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, चार तरह का जो अन्न आयुर्वेद में बताया गया है, यानी किसी को हम जो चबा के खाते हैं, किसी को पीते हैं, किसी को चाटते हैं, इस तरह के तमाम अन्न का जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इस सभी अन्न को हम आसानी से पचा सकते हैं। लेकिन हमारा मिस अलाइनमेंट हमारे सिर्फ बैक पेन को क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमको स्लिप में समस्या नहीं कर रहा है कि हमारी गादी खराब होगी, मन का हिल गया स्पाइन का, बल्कि हमारा इंडाइजेशन, हमारा कोलाइटिस, आईबिएस, सेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मूत्र रोग, हार्ट लंग्स का रोग, ऐसे कई सारे ये रोग, दमा, तमाम चीजें हमारे अंदर आ जाती है। और अब छोटे से इस परिवर्तन से आप बेहतर कर सकते हैं। यानी सूत्र यही है कि छाती और नाभि के बीच की दूरी बढ़ाओ और रोग मिटाओ, या रोग को आने मत दो। तो इसको नजदीक नहीं आने देना है। इसलिए हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने क्या किया, पद्मासन की खोज की। लेकिन आप कहेंगे हमको पद्मासन नहीं आता, लेकिन पूरे वीडियो को ठीक ठीक समझिए, फिर प्रश्न कीजिए। जैसे हम पद्मासन लगाते हैं तो क्या हो रहा है भाई, पद्मासन लगाते हैं, आप देखिए मेरा घुटना जो ऊंचा था वो हिप के लेवल पे आ गया, यानी अब ग्रेविटी इक्वल मेरे पूरे बॉडी के नीचे का जो बेस है उस पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिप के पे काम करेगा। ऐसी स्थिति में मेरा जो स्पाइन है वो आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, ठीक है, कोई एक जगह भार नहीं आ रहा है, भार अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन कोई पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे ऋषियों ने एक और खोज की कि वज्रासन, वज्रासन में भी देखिए क्या हो गया, हमने नी और हिप को एक लाइन पे ला दिया, स्पाइन हमारा सही है। आप सोचते होंगे वज्रासन से पाचन शक्ति मजबूत होती, नहीं, वो उसका कोई वज्र नाड़ी दब जाता है, उससे हो जाता है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। असल में क्या होता है, स्पाइन आपका सीधा हो जाता है, समान वायु को प्रॉपर मौका, समान वायु को प्राण वायु दबा नहीं रहा होता है और अपान वायु दबा नहीं रहा होता है, और यही दो के बीच में बेचारा समान घुटता रहता है, प्राण और अपान के बीच में समान बीच में फंस जाता है। जैसे आपको कुर्सी के ऊपर ना बैठा के कुर्सी के अंदर बैठा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की घुटन महसूस होगी। उसी तरह का घुटन समान वायु जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, आंत और पेट को सपोर्ट करता है, वो घुटन में किस तरह का कार्य कर पा रहा होगा। बीमारी को जन्म देने के अलावा उसके पास क्या उपाय, वज्रासन में बैठ सकता है, तो उससे क्या होगा, सीधा हो जाता। और भी है, जैसे हम ये उपाय बता रहे हैं अल्टरनेटिव, कि हम अगर सिद्धासन में इस तरह से पैर फैला देते हैं तो हमारा घुटना और हिप एक लाइन पे आ जाता है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से फैला दी, जरूरी नहीं कि हमको पद्मासन ही करना है, उसी को साधना है, कई सारे विकल्प हैं। यही तो योग की खासियत है, आपसे एक नहीं सहता है, दूसरे को सिद्ध कर लीजिए। ये देखिए घुटना और हमारा ये क्या हो गया, एक लाइन पे, आप स्पाइन सीधी है। ये मैं बैठने की स्थिति बता रहा हूं। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो आप क्या करें, मेरे पास इसीलिए कुशन है कि इस तरह का ब्लॉक लीजिए, एक ब्लॉक से काम नहीं चले, दो ब्लॉक लीजिए, ब्लॉक के ऊपर कुशन रख सकते हैं ताकि ब्लॉक का फ्लोर आपके हिप को डिस्टर्ब ना करे। अब मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं, ठीक है, मैं ये सिंगल ब्लॉक लिया हूं, हिप की चौड़ाई ज्यादा हो तो डबल ट्रिपल ब्लॉक चौड़ाई में फैला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा स्पाइन अभी सीधा हो गया। अगर इस स्थिति में आप प्राणायाम ध्यान करते हैं, यानी स्पाइन को स्ट्रेट करके, तो प्राणायाम का असल लाभ आपको होगा। लेकिन चूंकि हम इस तरह से सुखासन पे बैठ जाएं या पद्मासन में हम बैठे, तो पद्मासन में आप देर तक तो बैठ नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वज्रासन में देर तक बैठते हैं, घुटने में दर्द होने लगता है, नमनेस आ जाती है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को आप अपना सकते हैं कि प्राणायाम के समय हार्ट आपका ओपन रहे, लंग्स ओपन रहे, तभी तो आपको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में हमको ये ध्यान रखना है कि अभी तो हमने जुगाड़ कर लिया कि इस तरह से बैठ जाएंगे सपोर्ट लेकर के, स्पाइन हमारा सीधा रहे ताकि
प्राण को, समान को और अपान को, तीनों को प्रॉपर जगह मिले, किसी की सीमा में किसी दूसरे का घुसपैठ ना हो। आप घुसपैठ को गलत दृष्टि से देखते हैं ना, कि पाकिस्तान अब हमारे बॉर्डर में प्रवेश करना चाहे, आपको बुरा लग जाता, उन्हें हमारे कुछ अगर इस तरह की दखलंदाजी हो तो बुरा लग जाएगा। तो उसी तरह हर की अपनी सीमा है। प्राण का घुसपैठ समान में नहीं होना चाहिए, समान का अपान में नहीं होना चाहिए, अपान और प्राण मिल करके समान को डिस्टर्ब ना करे, तो फिर सब कुछ संतुलन में रहेगा। जैसा योग में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, यानी सब कुछ संतुलन में करना ही योग है, और इस तरह से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। फिर हम आसन क्यों करते हैं? आजकल कई लोग बोलते हैं बस ध्यान में बैठ जाओ, कहीं प्राणायाम कर लो, लेकिन आसन की अपनी उपयोगिता है। क्योंकि आसन अगर रहेगा तो ये जो अलाइनमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका सुदृढ़ रहेगा और आपका बैक मसल मजबूत रहेगा, तो सपोर्ट देगा। आप चाहते हैं सीधा बैठना, आप में से सभी लोग ये नियम जानते होंगे, लेकिन क्या होता है कि हमारा बैक ही थक जाता है गुरुजी, तो हम क्या करें? और इस तरह से झुका हुआ आदमी जब प्राण कुंठित होगा तो उसका आयुष घटेगा। इस तरह से बैठेंगे आप, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस देखेंगे कम होगा। कॉन्फिडेंस वाला आदमी की छाती उभर जाती है। और आप रोज इस तरह से बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम किसी मोटिवेशनल गुरु को भाषण सुन के कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस क्या है? कोई शरबत जिसको पानी में घोल करके आपको पिला दिया जाए और आप कॉन्फिडेंस में भरे नजर आएंगे। इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते शब्दों से। असल में प्राण का एरिया जब ओपन होता है, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं हम, वो आपको आहत नहीं करता, यानी कॉन्फिडेंस में लाता है। इसलिए विद्यार्थी हो, उनको कॉन्फिडेंस में रहना हो तो सिर गिरवा काया, ऐसा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब अलाइनमेंट में रहना चाहिए। अलाइनमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जिस भी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं उसको लॉजिकल एक्सप्लेन करता हूं और उसका संदर्भ प्राचीन ग्रंथों से है। चूंकि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, योग के नाम पे उछल कूद कराया जा रहा है, तो आपका सिद्धांत से नाता नहीं रहता है। दर्शन विज्ञान को आप भूल चुके हैं। जो भी आपको ठेल दिया जाता है आप उसको अपना लेते हैं। नहीं, लॉजिक से चीजों को समझना जरूरी है। तो हम कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं? कई सारे आसन हैं जिसमें आप स्पाइन को लंबी कर सकें, तो क्या होगा? बैक पेन से भी रिलीफ होगा और ये तीनों प्राण जो मुख्य प्राण है ये आपका बेहतर रहेगा। योग संजीवनी ने पांचों प्राण का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये कई कार्यों को संपादित करता है, कैसे हम इसको संतुलित रखें और किस तरह से असंतुलन से बीमारियां होती है, विस्तार से डिटेल में बताया गया है। अमेज़न पे जाइए, उस किताब को भी आप योग संजीवनी को ढूंढ के खरीद सकते हैं, सस्ता में ज्यादा ज्ञान मिलता है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं ऊपर का एरिया अगर पूरा कवर नहीं हो तो, कि जैसे हस्त उत्तान आसन, दोनों पांव के बीच में दूरी करें, इंटरलॉक करें, थोड़ा टीकेंगे आसन में, कि बीच बीच में लगे कि आप लगातार बैठ गए हैं ऑफिस में, तो बीच में उठेंगे, टीवी देखते हुए लगातार बैठे हुए हैं, तो इस तरह से हस्तोत्तान आसन करेंगे तो नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जैसे ही ये देखिए, ये मेरा सूर्य कुंड का एरिया है, ये नाभि का, इसके बीच में एक और ये 3 उंगली, यानी एक हथेली पूरा और 3 उंगली, इससे अगर कम गैप हो गया, यानी हम ऐसे हो गए तो गैप मेरा क्या हो गया? कम हो गया। इसको देखते रहिए कि गैप कम नहीं हो। तो इस तरह से आसन कर सकते हैं। जैसे एक आसन में यहाँ पे दिखा रहा हूं दीवार के सहारे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा का समय हमेशा निकाला जाए। ऑफिस के टाइम में, घर पे काम काज करते हुए दीवार के आगे आ गए, दोनों हाथ के बीच में छाती के बराबर दूरी किए, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर दूरी किए, और जितना पांव की ऊंचाई है हमारी, यानी कमर तक के लेवल पर हाथ को रखेंगे, पीछे जाएंगे, एल बनाएंगे। ये देखिए, इससे क्या हो रहा है? बैक में दर्द हो तो नी को बेंड कर दीजिए, तो कमर दर्द भी ठीक हो रहा है और नाभि छाती के बीच की दूरी को हम बढ़ा रहे हैं। हम जितने भी बैक बेंडिंग के आसन जो करते हैं, चाहे धनुरासन हो, भुजंगासन हो और उष्ट्रासन हो, क्या करते हैं हम भाई साहब बने? उसका कारण क्या है? नाभि छाती। देखिए, जैसे मैं ये स्थिति में हूं, अभी मैं उष्ट्रासन करने जाऊं तो क्या होगा कि देखिए मैं फैलता जा रहा है ना, अब मेरा हाथ देखिए कितना दूरी बढ़ा दिया,
तो नाभि छाती की दूरी बढ़ाओ, यानी उष्ट्रासन जैसे आसन कर रहे हैं हम, पूरा नहीं कर पा रहे, फिर भी काम हो गया। नॉर्मल सांस यहां लेंगे छोड़ेंगे, उष्ट्रासन में नाभि छाती की दूरी बढ़ रही है। इससे क्या होगा, तो जितना बैक बेंडिंग के आसन है, जितना स्पाइन को लेंथनिंग करने वाले आसन हैं, ये सब नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ा रहा है और आपको भविष्य के रोग से दूर रखता है। और यही योग सिद्धांत का नारा है। क्या कहा गया, हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को आप टालो। तो जितना आने वाला, क्योंकि जीवन है तो दुख आएगा, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि क्यों दुख होता है, उसको मिटा डालो, तो आपको किसी अलग से पैथी की आवश्यकता नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं, पहले एलोपैथ की दवा खाते थे, आजकल जड़ी बूटियां और आयुर्वेद की दवा खा रहे हैं। लेकिन दवा चेंज होने से आपकी बीमारी बदल गई क्या? आपकी बीमारी समाप्त हुई क्या? नहीं, आप बस दवा बदल रहे हैं। आप नारों में जा रहे हैं कि विदेशी दवा और स्वदेशी दवा, इससे लेकिन आपकी बीमारी कुछ चेंज नहीं हो रही। लेकिन प्राचीन योग का चिकित्सा सिद्धांत आप अपनाएंगे तो हमेशा याद रखना, जिससे मैंने अभी अर्ध पद्मासन स्थिति में बैठा हूं, मुझे ये हैबिट भी है इस तरह से। तो देखेंगे मेरा घुटना बराबर है, हिप और घुटना एक लेवल पर है, तो मेरा स्पाइन सीधा रहता है। आप ऑफिस में जो कुर्सी पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो हमेशा ध्यान क्या रखना कि मेरा घुटना और ये, जैसे मान लीजिए बैठ रहे हैं, तो ऐसा रहे तो गड़बड़ है, ऐसा रहे तो गड़बड़ है, एक लेवल पर है कि आपका कुर्सी पर जब आप बैठे कहीं पे भी आपका घुटना और हिप एक लाइन पे रहे, ऐसे झुका या ऐसे उठा हुआ घुटना नहीं चाहिए। अगर है, कार की सीट तो बदल नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का एक या दो कुशन कार के सीट पर रखिए और उस पर सपोर्ट लेकर के बैठिए। मुझे लगता है ये नारा और ये सिद्धांत आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। यानी छाती और नाभि के बीच की दूरी बढ़ाइए, रोग मिटाइए, यानी प्राण और अपान के बीच की दूरी को बढ़ाइए, इसको करीब मत आने दीजिए। सबको अपना अपना काम करने का एक क्षेत्र दीजिए और वो क्षेत्र में संतुलित वे में अगर प्राण रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप निरोगी काया के स्वामी होंगे। किसी इधर उधर की दवा के चक्कर में फंसने से बस टाइम पास होगा, जीवन पास होगा। योग का सिद्धांत यही है कि समस्या अंदर है, समाधान अंदर है, और इस समाधान की खोज वशिष्ठ योग है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।